नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास है। इसके पहले मैं 6 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देखिएगा। इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर एवं जीके जीएस के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा, अगर आपसे इसकी हाइट पूछी जाती है तो 1283 मीटर इसकी हाइट है, यानी कि लगभग 3200 फीट के आसपास। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात और यह वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है। और पूछा जाए अगर कहां स्थित है तो याद रखिएगा, बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसके अलावा यह दुनिया की सबसे ऊंची झील भी है। अगर बात की जाए विक्टोरिया झील की तो याद रखिएगा, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है और नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। पूछा जाता है नील नदी का उद्गम कहां है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील से। इसके अलावा याद रखिएगा, आलवण झील दुनिया की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील ही है। मृत सागर जॉर्डन एवं फिलिस्तीन की बॉर्डर पर स्थित है और याद रखिएगा, पूछा जाता है दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है? उसका सही जवाब होगा मृत सागर। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है कैस्पियन सागर। इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और मृत सागर दुनिया की सबसे खारी झील, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और पूछा जाए अगर कब किया गया था तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते? तो याद रखिएगा, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष नहीं होते। इनके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एवं संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं होते। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार मार्क लगाइएगा और याद रखिएगा, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी, वित्त आयोग या नीति आयोग। तो याद रखिएगा, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होते हैं। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, अवश्रव्य तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स और इनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसको कहते हैं सुपरसोनिक यानी कि परासोनिक नहीं, सॉरी, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को कहा जाता है श्रव्य यानी कि सोनिक। और प्रश्न पूछा जाता है मनुष्यों द्वारा कौन सी ध्वनि सुनी जा सकती है? तो याद रखिएगा, श्रव्य यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है श्रव्य यानी कि सोनिक ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम को कहते हैं अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को कहते हैं पराश्रव्य यानी कि सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है पाइप ठंडक से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ जाता है,
याद रखिएगा, पानी जमने पर फैलता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, पाइप ठंडक प्रकार बढ़ जाता है। इसका सही जवाब होगा पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इस कारण से पहाड़ों पर शीत ऋतु में पाइपलाइनें फट जाती हैं। अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा, ताप का मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यही इसका सही जवाब है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर या प्रोटॉन पर। तो याद रखिएगा, किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो आप सभी जानते हैं, उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं किसी भी तत्व के रासायनिक गुण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा परमाणु संख्या। और इस प्रश्न को भी दोस्तों स्टार मार्क करिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसों के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे ही प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैसों के मिश्रण को। अगला प्रश्न है, एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा, एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है एलपीजी सिलेंडर में। इसके अलावा याद रखिएगा, एलपीजी से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्यूटेन तथा प्रोपेन के साथ एलपीजी सिलेंडर में गंध पहचानने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। ब्यूटेन तथा प्रोपेन दोनों ही गंधहीन गैसें होती हैं, इस कारण से रिसाव अगर सिलेंडर में हो रहा है तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि इसकी स्मेल से पता चल सके कि सिलेंडर में लीकेज है। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है या क्या जाना जाता है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, इसे भी स्टार मार्क करिएगा। और लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा, अगर वर्गीकरण की बात की जाती है तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डॉबराइनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था? तो सबसे पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। और इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले वर्गीकरण किया था डॉबराइनर ने, और पीरियोडिक टेबल का निर्माण यानी कि उनको व्यवस्थित एक पीरियोडिक टेबल में जमाया था मेंडलीव ने। दोस्तों केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको आवर्त सारणी से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, तो आवर्त सारणी ध्यान से और कंप्लीट करके एग्जाम में जाइएगा। और आवर्त सारणी पर मैंने 2 वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड की थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, और कब बनाई थी? तो याद रखिएगा 1913 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया है? दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न है, याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस एप्लीकेशन ने लापता बच्चों को ढूंढने के लिए एक अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों लापता बच्चों को ढूंढने के लिए एक अलर्ट फीचर इंस्टाग्राम ने चालू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा छात्रों के भविष्य को तैयार करने के लिए किस नाम के नए स्कूल खोले जाएंगे? तो दोस्तों यह नए स्कूल खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और सीएम राइज स्कूल याद रखिएगा, एमपी गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए हैं, स्टेट बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कार निर्माता कंपनी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है? तो दोस्तों यह प्लांट मारुति सुजुकी ने लगाया है। और याद रखिएगा कहां लगाया है? तो हरियाणा में लगाया गया है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगन कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों 2023 के अंत तक
इसे लॉन्च करने की योजना है, याद रखिएगा। और मिशन का नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, गगन, जिसमें अंतरिक्ष यान में मानव को भारत द्वारा भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा शुरू की है? तो दोस्तों YSR यंत्र सेवा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, रूस और किस देश के बीच पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रूस एवं चीन के बीच पहले सड़क पुल का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो दोस्तों चांद का सबसे विस्तृत नक्शा चीन ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, चीन। अगला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को WHO पुरस्कार मिला है? दोस्तों WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। और WHO से झारखंड राज्य के लिए तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, झारखंड। और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? तो आप सभी जानते हैं डेरेन सैमी वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान हैं, जिन्हें सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर 20वें वर्ष के लिए भी यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो दोस्तों टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, डाटा अखंडता क्या है? तो दोस्तों डाटा अखंडता होता है डेटाबेस में मौजूद सटीक और लगातार डाटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, डेटाबेस में मौजूद डाटा सटीक और लगातार है। अगला प्रश्न है, ड्रॉप एसक्यूएल में एक क्या है? ऑप्शन है क्वेरी, एम्बेड, डीडीएल या डीसीएल। तो इसका सही जवाब होगा ड्रॉप एसक्यूएल में एक डीडीएल है। तो डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन है, यह डाटा संप्रेषित किया है, कैसे डाटा संप्रेषित किया है, या कब डाटा संप्रेषित किया है। तो याद रखिएगा, यह सभी परिभाषित करता है प्रोटोकॉल। डाटा कब संप्रेषित किया है, यह डाटा संप्रेषित किया है, डाटा कैसे संप्रेषित किया और डाटा कब संप्रेषित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? वायरस से प्रोटेक्ट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रणाली प्रोग्राम को कार्यरत रखना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समयवर्ती प्रक्रियाओं के बारे में सत्य है? ऑप्शन है, समय में ओवरलैप नहीं करते, समय में ओवरलैप करते हैं, एक ही समय में प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समयवर्ती प्रक्रियाओं के बारे में सत्य है कि यह समय में ओवरलैप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फीफो शेड्यूलिंग क्या होता है या किस तरह का होता है? तो याद रखिएगा, यह नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है, फीफो शेड्यूलिंग। अगला प्रश्न है, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है? तो दोस्तों यह रखता है फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि FAT। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। FAT का पूर्ण रूप होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो DIT का पूर्ण रूप होता है डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल, FFT का होता है फाइल फोल्डर टेबल, और FIT का होता है फाइल इंडेक्स टेबल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। ऑप्शन है, समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बहु काम ऑपरेटिंग सिस्टम,
या यह सभी? तो दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय साझा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु काम ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह सभी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समय साझा यानी कि टाइम शेयरिंग, बहु उपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और बहु काम यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है फाइल सिस्टम, यह मिसप्रिंट है, एनटीएफएस होता है। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनटीएफएस का पूर्ण रूप होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।